हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में जो परीक्षा हुई थी उससे संबंधित प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, पीओआईक्यू करेंगे। हमारी ये वीडियो हमारी ये जो प्रश्नों को हल करना है हमें, ये 2-3 वीडियो में पूरा होगा। इस पेपर को हल करने से हमको एक फायदा तो ये होगा कि प्रश्नों की प्रकृति समझने को मिलेगी और साथ ही साथ अगर हम सभी विकल्पों पर एक विस्तृत परिचर्चा कर लेंगे तो यदि प्रश्न रिपीट होने की संभावना होगी तो प्रश्न उन्हीं विकल्पों में से या उनसे संबंधित सिद्धांतों से हो सकते हैं। तो आइए हम इस पेपर के प्रश्नों को हल करने की शुरुआत करते हैं। इसमें 100 प्रश्न थे जिसमें से 30 प्रश्न जीएस के थे। 31 क्वेश्चन नंबर 31 से ये पेपर शुरुआत हो रहा है समाजशास्त्र का। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र 14C की स्थापना दिल्ली में किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 2015, 2021, 2018। तो ये 14C की स्थापना 2018 में हुई थी। 14C की जो परिकल्पना है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से एक केंद्रीय ढांचा तैयार करना। ये 14C के मुख्य जो घटक हैं वो 7 हैं। इसमें लिखा हुआ है 14C, इसके 7 कंपोनेंट्स हैं। ये केवल ऑफिस ही नहीं है बल्कि इसके 7 महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिकल यूनिट जो खतरों का विश्लेषण करती है। एक है क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करती है। एक साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर है जो पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग देती है। इसी तरीके से एक इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट है जो सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच तालमेल बिठाती है। तो इस प्रकार से 7 हैं। एक कुछ है नई तकनीकों पर शोध करती है, एक कंपोनेंट है फोरेंसिक जांच में मदद करती है और एक है कि राज्यों की पुलिस के साथ मिल करके काम करती है। तो ये 7 कंपोनेंट हैं इसमें जो साइबर अपराध को रोकने के लिए बनाए गए हैं। ये जो 14C है, ये जो संस्था है, ये केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बीच एक सेतु का भी काम करती है, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के दौर में बढ़ता ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा चोरी और साइबर हमलों को रोकने के लिए भारत की सबसे बड़ी संस्था है। तो आप मान के चलिए कि इसीलिए प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि कभी कभी करंट टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसलिए ऑप्शन इसमें 2018 सही होगा। इसकी लॉन्चिंग प्रक्रिया जो है 2018 में शुरू हो गई थी। हो सकता है प्रश्न बदल करके ये हो कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन 2020 में किया गया था, लेकिन लॉन्चिंग इसकी 2018 में हो गई थी। तो 2020 से शुरुआत हुई है, ये अपनी कार्य को शुरू कर दिया है। तो अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 32। लुईस विर्थ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरवाद की विशेषता नहीं है? नगरवाद की विशेषता पूछी गई है इसमें और पूछा गया है नहीं है। प्रश्न को बहुत सावधानी से पढ़ा करें। कभी कभी हमारे प्रश्न इसलिए गलत हो जाते हैं कि नहीं और सही में, कि क्या सही है या क्या नहीं सही है। तो प्रश्न को सही पढ़े, प्रश्नों पर समय दें, उसके बाद विकल्पों पर जाएं। तो इसमें ये जो लुईस विर्थ हैं, हमने पिछला जो पीवाईक्यू हल किया उसमें बताया है कि ये शिकागो संप्रदाय से रिलेटेड है। शिकागो संप्रदाय ये प्रमुख समाजशास्त्री हैं। उन्होंने 1938 में एक प्रभावशाली लेख लिखा था जिसका नाम था अर्बनिज्म एज ए ऑफ लाइफ। ये उन्होंने 1938 में एक जो है लेख लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि नगरवाद की मुख्य विशेषताएं जो होती हैं, उसके जो नगरवाद की विशेषता है वो उसकी सड़कों या इमारतों से नहीं उन्होंने बताया था, बल्कि वहां पर रहने वाले लोगों के सामाजिक व्यवहार से नगरवाद को जाना जाता है। उन्होंने इसके 3 आधार बताए थे। पहला आकार, दूसरा घनत्व और तीसरा हेट्रोजेनिटी, विषमता। 3 आधार उन्होंने बताए थे नगरवाद के। अब इसमें अगर हम विकल्पों का विश्लेषण करें तो सबसे पहली बात यह है कि जनसंख्या जितनी ही बड़ी होगी, आकार जितना ही बड़ा होगा, उसमें
क्या है कि व्यक्तिगत संबंध उतने ही कम होंगे। जितनी ही डेंसिटी होगी, तो शहर में पास-पास तो लोग रहते हैं लेकिन एक-दूसरे को जानते नहीं हैं। तो अगर विकल्पों का विश्लेषण करें तो पहला क्या है, अपरिचय होता है यहाँ पे। लोग एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। हम केवल अपने काम के लिए मिलते हैं। जैसे बस कंडक्टर है या दुकानदार है, हम अगर जाते हैं तो केवल हम उन्हें पहचानते हैं, व्यक्ति के रूप में उन्हें नहीं पहचानते हैं। हम केवल कंडक्टर के रूप में, दुकानदार के रूप में पहचानते हैं। सतहीपन, तो नगरवाद की जो विशेषता है वो पहला अपरिचय, सतहीपन, सुपरफिशियलिटी। इसमें क्या होता है कि ये जो संबंध होते हैं नगरवाद के, वो गहरे नहीं होते, वो जरूरत पर आधारित होते हैं। हम एक दूसरे से मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे के सुख दुख में जुड़े हुए नहीं होते हैं। और जो संबंध होते हैं वो बहुत कम समय के लिए होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं। लोग जल्दी जल्दी घर बदलते हैं, जल्दी जल्दी नौकरियां बदलते हैं, जल्दी जल्दी दोस्त बदलते हैं। तो ये 3 ऑप्शन इनके मिल रहे हैं। और ये जो धार्मिकता है, ये नगरवाद की विशेषता नहीं है। नगरवाद की विशेषता नहीं, क्योंकि लुईस विर्थ का मानना है कि नगरवाद की जो प्रक्रिया है उसमें धर्मनिरपेक्षता बढ़ती है, धार्मिकता नहीं। धर्मनिरपेक्षता बढ़ती है। शहर में लोग परंपराओं और धार्मिक कट्टरता के बजाय तर्क और स्वार्थ के आधार पर काम करते हैं। इसीलिए धार्मिक जीवन जो है, ग्रामीण धार्मिकता जो है, ये ग्रामीण जीवन की विशेषता हो सकती है, नगरवाद की नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 33। स्तरीकरण व्यवस्था में डब्ल्यू लैड वार्नर अमेरिकन समाजशास्त्री हैं एवं अन्य द्वारा यान्की सिटी अध्ययन डैश अभिगम का दृष्टांत है। किस अभिगम का दृष्टांत है? तो इसमें ऑप्शन है द्वंद्ववादी, खंडित, फ्रेगमेंटल, ये भी नहीं होगा, द्वंद्ववादी डायलेक्टिक्स अध्ययन नहीं था इनका। ये जो ऑप्शन है ये सही होगा, प्रतिष्ठात्मक या प्रतिष्ठा मूलक परिप्रेक्ष्य के आधार पर, प्रतिष्ठात्मक आधार पर ये स्तरीकरण व्यवस्था का अध्ययन लॉयड वार्नर और अन्य द्वारा यान्की सिटी के अध्ययन में किया गया था। क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रतिष्ठात्मक या प्रतिष्ठा मूलक उपागम क्या है। तो लॉयड वार्नर ने 1900 में, मतलब 1930 का दशक था, जब उन्होंने अमेरिका का एक शहर है जिसे उन्होंने यान्की सिटी नाम दिया था। अमेरिका के एक शहर में जिसे उन्होंने यान्की सिटी नाम दिया था, उसका व्यापक अध्ययन किया। उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि लोग समाज में एक दूसरे को ऊंचा या नीचा किस आधार पर मानते थे। मतलब इन्होंने स्तरीकरण व्यवस्था के आधार, मतलब कौन सा, किस आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था निर्मित होती है, उसको उन्होंने परखा था। जिसके लिए स्तरीकरण को नापने के लिए, अर्थात ये जो अध्ययन है, ये जो प्रतिष्ठात्मक उपागम है, ये स्तरीकरण को मापने की एक विधि है। तो उन्होंने रेपुटेशनल मेथड का प्रयोग किया था स्तरीकरण को मापने के लिए। इसमें उन्होंने क्या किया था कि शोधकर्ता के रूप में उन्होंने खुद वर्ग तय नहीं किए थे, खुद वर्गों का क्लासिफिकेशन नहीं किया था, बल्कि समुदाय के सदस्यों से ही पूछा गया था कि वे अपने पड़ोसियों और अन्य नागरिकों को समाज में किस स्थान पर देखते हैं। लोगों ने क्या किया कि दूसरे की प्रतिष्ठा और उसकी जो सामाजिक स्वीकार्यता है, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्वीकार्यता के आधार पर उन्हें वर्गीकृत खुद किया। तो बार्नर ने इस आधार पर 6 वर्गों का 6 श्रेणियों में, सामाजिक स्तरों सभी वर्गों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया। उसमें पहला उच्च उच्च वर्ग, फिर निम्न उच्च, उसके बाद उच्च मध्य और निम्न मध्य, और पांचवा उच्च निम्न वर्ग और निम्न वर्ग। इसमें जो उच्च उच्च वर्ग है, इसमें पुराने अमीर और खानदानी लोग थे। उसके बाद इसमें नए जो अमीर वर्ग थे उनको निम्न उच्च में रखा गया था, और उच्च मध्य में जो सफल पेशेवर हैं या व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनको रखा गया था। और जो लोअर मिडिल हैं, निम्न मध्य हैं, उसमें क्लर्क हैं, छोटे व्यापारी हैं, व्हाइट कॉलर लोग हैं, सफेद पोस्ट कर्मचारी हैं। और इसमें जो उच्च निम्न है, इसमें कुशल श्रमिकों को रखा गया था, इसमें कुशल श्रमिकों को रखा गया था, और नीचे वाले में सबसे लास्ट में उनको अकुशल या बेरोजगार जो लोग थे उनको रखा गया। तो इस आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर, सामाजिक स्वीकार्यता के आधार पर यान्की सिटी के अध्ययन में लॉयड वार्नर ने 6 वर्गों का वर्णन किया है।
इसमें जो है इस प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया है। इसमें द्वंद्ववादी ये कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स ने जो है डायलेक्टिकल आधार पर जो है वर्गों का विश्लेषण किया था, जो वर्ग संघर्ष पर आधारित थे। और ये जो आलोचनात्मक है, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल का अप्रोच है। फ्रैंकफर्ट स्कूल जो सत्ता और दमन की आलोचना करता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, पियरे बोर्दियू ने किस पहलू के समाजशास्त्रीय विश्लेषण द्वारा हैबिटस की अवधारणा को पूछा गया है। इसमें हैबिटस की अवधारणा को विकसित किया था। एशिया के खाने की आदतों द्वारा, इजराइल में खेती के तरीकों द्वारा, कबायली समाज में उपहार विनिमय द्वारा, रेड इंडियन की विवाह प्रणाली द्वारा। इसमें ऑप्शन सही होगा सी, कबायली समाज में उपहार विनिमय द्वारा। इन्होंने हैबिटस की अवधारणा कबायली समाज में उपहार विनिमय के अध्ययन द्वारा से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर हैबिटस की अवधारणा दी थी। और ये कहाँ का था कबायली समाज? ये था अल्जीरिया का। बोर्दियू ने अल्जीरिया का अध्ययन किया था। अल्जीरिया के कबायली समाज का अध्ययन किया था। और ये कैसा अध्ययन था? एथनोग्राफिक था, निर्वंश विज्ञानी एथनो अध्ययन था। और किस किताब में इन्होंने दिया था इसको, हैबिटस की अवधारणा को? हैबिटस की जो अवधारणा है, किताब थी आउटलाइन ऑफ ए थियरी ऑफ प्रैक्टिस। आउटलाइन ऑफ ए थियरी ऑफ प्रैक्टिस में इन्होंने ये विचार विकसित किए थे। हैबिटस क्या है? बोर्दियू कहते हैं कि हैबिटस हमारे अंदर रची हुई या बसी हुई जो आदतें हैं, कौशल हैं, हमारा जो स्वभाव है, उससे बनता है, जो हमको हमारे सामाजिक वातावरण से मिलता है, वो हैबिटस कहलाता है। ये क्या है? हमारे सोचने का तरीका, हमारे महसूस करने का तरीका, हमारे व्यवहार करने का एक अस्थायी ढांचा होता है। ये हमें बताता है हैबिटस कि हमें किस परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से कैसे व्यवहार करना है बिना सोच विचार किए। अर्थात हम जब कभी कभी सामाजिक व्यवहार में कुछ ऐसा काम करते हैं बिना सोच विचारे करते हैं, वो मेरे हैबिटस से आता है। उन्होंने जो ये अल्जीरिया का जो उन्होंने अध्ययन किया, अल्जीरिया के कबायली समाज का, उन्होंने देखा कि वहाँ जो उपहार विनिमय था, वो केवल आर्थिक लेन-देन नहीं था, बल्कि उपहार देने और वापस करने के समय और तरीके में एक रणनीति छिपी होती थी। इसमें क्या होती थी? अघोषित रणनीति रहती थी। ये केवल आर्थिक लेन-देन नहीं होता था। और ये सभी लोग ये किसी लिखित नियम के कारण नहीं करते थे, कोई लिखित नियम नहीं था, बल्कि उनके हैबिटस ने सिखाया था कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा को कैसे बनाए रखना है। तो हैबिटस की जो अवधारणा है वो हमें ये समझने में मदद करती है कि क्यों अलग-अलग वर्गों के लोग और उनकी पसंद, जैसे संगीत है, भोजन है, कपड़े हैं, ये अलग-अलग क्यों होते हैं? तो हमारी पसंद वास्तव में हमारे वर्ग आधारित हैबिटस की ही उपज होती है। तो ये बहुत अच्छा विश्लेषण बोर्दियू ने हैबिटस को बता के किया था, हमारे सामाजिक व्यवहार को विश्लेषित किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये इसमें रेड इंडियन जो है ये अमेरिका है, अमेरिका में रेड इंडियन पाए जाते हैं। तो और कोई ऑप्शन नहीं है। इज़राइल में एक संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार जैसी व्यवस्था होती है। तो इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है ये मिलान से संबंधित है। इसमें एक तरफ लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ कार्य और उनकी पुस्तक है। तो इसको मिलान करना है हमें। इसमें C.W. मिल्स आएंगे, व्हाइट कॉलर, द अमेरिकन मिडिल क्लास। आर.के. मर्टन सोशियोलॉजिकल एम्बीवैलेंस, ये अवधारणा आर.के. मर्टन की है। इसको क्या है हम समझते जाते हैं। सी राइट मिल्स ने व्हाइट कॉलर किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अमेरिका के नए मध्यम वर्ग का विश्लेषण किया, न्यू मिडिल क्लास का वर्णन किया है। ये 1951 में दी। उन्होंने बताया था कि कैसे औद्योगिक समाज में प्रबंधकों और क्लर्कों, जो मैनेजरियल वर्ग है और जो क्लर्कियल वर्ग है, उसका एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ है जो अपनी पहचान और शक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। तो अमेरिका में न्यू मिडिल क्लास को उन्होंने व्हाइट कॉलर कहा है। और मिल्स जो है पावर एलिट की अवधारणा से भी जुड़े हैं। पावर एलिट की अवधारणा भी C.W. मिल्स की है। आर.के. मर्टन सोशियोलॉजिकल एम्बिवैलेंस, मर्टन ने यह किताब 1900 में लिखी थी। मर्टन ने इस पुस्तक में बताया है कि सामाजिक भूमिकाओं में अक्सर अंतर्निहित द्वंद्व होते हैं। भूमिका में अंतर्निहित द्वंद्वों की बात की है इन्होंने। अंतर्निहित द्वंद्व की बात करते हैं
जैसे क्या है कि जब व्यक्ति अपनी भूमिका का संपादन कर रहा होता है तो वो विभिन्न भूमिकाओं में अक्सर अंतर्निहित द्वंद्व आ जाता है। उसे सोशियोलॉजिकल एम्बिवैलेंस उन्होंने कहा है। जैसे एक डॉक्टर है, उसे अपने मरीज के प्रति सहानुभूति भी होती है और न्यूट्रलिटी या तटस्थता भी होती है। तो ये परस्पर विरोधी जो अपेक्षाएं हैं व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तनाव पैदा करती हैं, जिसमें उन्होंने बताया है। उसके बाद रॉबर्ट निस्बेत, द सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन, ये पहले से जुड़ेगा। सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन, ये निस्बेत की जो ये पुस्तक है, ये समाज शास्त्र के इतिहास को समझने के लिए एक बाइबल के रूप में मानी जाती है। इन्होंने 5 बुनियादी इकाई जो है समाज शास्त्र की 5 बुनियादी इकाइयों, जैसे यूनिट और कम्युनिटी समुदाय, सत्ता, परिस्थिति और पवित्रता सीक्रेट के आधार पर पूरे विषय का विश्लेषण किया। मतलब 5 बुनियादी इकाइयों के आधार पर समाज शास्त्र को विश्लेषित किया है। और राल्फ डारेनडॉर्फ, एसेज इन द थियरी ऑफ सोसाइटी, ये संघर्ष सिद्धांतवेता हैं। इन्होंने तर्क दिया था कि समाज केवल सहयोग से नहीं बल्कि सत्ता के असमान वितरण के कारण होने वाले हितों के संघर्ष के कारण वर्ग संघर्ष होता है। इन्होंने संपत्ति की बजाय सत्ता के चश्मे से वर्ग संघर्ष को देखा है। सत्ता की बात करते हैं, सत्ता एवं प्राधिकार, हितों का संघर्ष क्या होता है, हितों का संघर्ष, और इसीलिए वर्ग संघर्ष होता है। ये मार्क्स के वर्ग संघर्ष का विश्लेषण मतलब आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा ए का थर्ड, बी का सेकंड एंड सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। सही उत्तर आपका बी जाएगा। अगला प्रश्न, मीड के अनुसार कृत्य के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम है? कृत्य के चरणों का, एक्ट के चरणों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है? तो मीड की पुस्तक है जिसमें उन्होंने मानव व्यवहार के बारे में वर्णन किया है, उनके एक्ट के बारे में विश्लेषण किया है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी एक महत्वपूर्ण किताब है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तो इसमें उन्होंने बताया है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, जहाँ कृत्य की जो शुरुआत होती है, तो सबसे पहले आंतरिक उत्तेजना या हम कह सकते हैं आवेग उत्पन्न होता है। यही जैविक आवश्यकता, सबसे पहले आवेग उत्पन्न होता है। आवेग उत्पन्न होने के बाद, जैसे आप एक उदाहरण ले, जैसे कि आपको भूख लगती है तो सबसे पहले अंदर से आवेग उत्पन्न होता है, अचानक से भूख लग जाती है। फिर क्या होता है कि इस जो अगला चरण है उसमें वो व्यक्ति, अगर आपको भूख लगी है तो उस वस्तु को खोजने लगता है या खाना खोजने लगता है जिससे उसका आवेग शांत हो सके। तो दूसरा उसके बाद आता है अनुभूति या प्रत्यक्षण। कोई भी एक्ट आप करते हैं तो पहले आवेग आएगा, फिर अनुभूति या प्रत्यक्षण, फिर आप क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे। कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति उस भौतिक वस्तु के साथ जिसको आप चाहते हैं, जिससे आपका आवेग शांत होने वाला है, उससे भौतिक रूप से संपर्क करते हैं। इसमें हाथ और मस्तिष्क का तालमेल होता है। ये जो हाथ है मनुष्य को पशुओं से अलग बनाता है और हम वस्तुओं में हेर फेर कर सकते हैं। हम जैसे क्या है कि सेब खा सकते हैं या केला खा सकते हैं या कुछ और खा सकते हैं, या सेब को हाथ में उठाते हैं तो उसे महसूस कर सकते हैं या खाने के लिए तैयार करते हैं, फिर आप खपत करते हैं या पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तो इसमें पहला थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट एंड फिर फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो कोई भी एक्ट करते समय ये 4 चरण है जो मीड ने बताए हैं, इसी क्रम में एक्ट संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, कौन समाजशास्त्री सत्ता प्राधिकार अथॉरिटी को वर्ग का निर्धारक मानता है? अभी इसके पहले प्रश्न में हमने चर्चा की थी। तो इसमें ऑप्शन होगा डायरन, इन्होंने सत्ता और प्राधिकार को वर्ग का निर्धारक माना था। डायरन डॉर्फ। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वर्ग का जो आधार है वो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व से आता है। मार्क्स ने कहा था वर्ग का निर्धारक क्या है, संपत्ति है, पूंजी है। लेकिन डायरनडॉर्फ कहते हैं अपनी पुस्तक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959 में मार्क्स की आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं। वो कहते हैं कि आधुनिक समाज जो है, जो पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, अब पूंजीवादी समाज पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आ गया है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उत्तर पूंजीवादी समाज में संपत्ति जो पूंजी है और प्रबंधन, ये दोनों अलग हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं।
अब वर्ग का जो असली आधार है वो संपत्ति नहीं है बल्कि सत्ता है। सत्ता के लिए संघर्ष होता है, प्राधिकार के लिए संघर्ष होता है। और इसी इसीलिए उन्होंने इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन अवधारणा दी थी, आईसीए की अवधारणा इन्होंने दी थी। इसमें आदेशात्मक रूप से समन्वित संघ, जैसे उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो या कोई भी संस्था हो, उसमें दो समूह होते हैं। एक होता है जिसके पास सत्ता है और इसका मतलब जो आदेश देता है, और दूसरा जिसके पास सत्ता नहीं है, जिसके पास सत्ता नहीं है और ये क्या करते हैं, पालन करते हैं आदेश का। तो ये दो समूह होता है, और जब दोनों समूहों के बीच हितों का टकराव होता है तो तभी वर्ग संघर्ष पैदा होता है। और इसमें जो और ऑप्शन है, इन्होंने संघर्ष के प्रकार्यात्मक पक्षों पर जोर दिया था। फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट, संघर्ष, सामाजिक संघर्ष के प्रकार, ये किताब लिखते हैं 1956 में। और आर कोलिंस एक ऑप्शन इसमें आर कोलिंस है। आर कोलिंस ने जो है ये भी संघर्ष सिद्धांतवेत्ता है। इन्होंने माइक्रो सोशियोलॉजी और इंटरेक्शन रिचुअल्स, ये भी किताब इनकी बहुत पूछी जाती है, इंटरेक्शन रिचुअल के माध्यम से संघर्ष को समझाया है। ये दो किताबें इनकी, माइक्रो सोशियोलॉजी और इंटरेक्शन रिचुअल्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, डारेनडार्फ। डारेनडार्फ ही सत्ता प्राधिकार को वर्ग का निर्धारक मानते हैं। अगला प्रश्न है, ये पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कुछ प्रश्न एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो 1970 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक रिपोर्ट आई, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर को किस अन्य प्रचलित रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये क्लब ऑफ रोम के बारे में हमने चर्चा की थी। क्लब ऑफ रोम जो ने लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट निकाली थी, ये संस्था है, अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक है, और जो इसकी जो रिपोर्ट है उसका नाम है लिमिट टू ग्रोथ। इस पे मैंने चार्ट बनाया है जिसमें सभी बिंदुओं को समाहित किया गया है, आप जरूर देखें। लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट है इनकी। क्योटो प्रोटोकॉल ये नहीं है, आवर कॉमन फ्यूचर को इस नाम से नहीं जाना जाता है, इसको ब्रुटलैंड ब्रुटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आवर कॉमन फ्यूचर को अन्य प्रचलित रिपोर्ट, इसमें लिखा हुई है प्रश्न में, रिपोर्ट कहते हैं इसको, तो ब्रुटलैंड रिपोर्ट है जिसमें आवर कॉमन फ्यूचर की बात की गई है। इसी रिपोर्ट को, जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट है, इसको आधिकारिक तौर पर आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। इसका नाम ब्रुटलैंड क्यों है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हार्लेम ब्रुटलैंड ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसीलिए इसको ब्रुटलैंड रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्धि मिली। ये रिपोर्ट जो है डब्ल्यू संस्था है, वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। और इस रिपोर्ट की जो सबसे बड़ी देन है वो है सतत विकास। इसी रिपोर्ट की सबसे बड़ी देन है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, जिसे आज पूरी दुनिया मानती है। सतत विकास क्या है? सतत विकास एक ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए हुए। अर्थात हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार करना चाहिए कि हमारी जरूरतें तो पूरी हों ही, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई अड़चन ना आए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रकृति अपनी क्षमता खो दे और उनको वो सुविधा, वो लाभ, वो संसाधन ना मिल पाए जिसके वो हकदार हैं। तो सतत विकास इसका वर्णन करता है। तो ब्रुटलैंड रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है? सतत विकास। और ये क्लब ऑफ रोम के बारे में बता दिए। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये 1900 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, 6 प्रकार की जो 6 गैसें हैं जो महत्वपूर्ण है ग्रीन हाउस गैस में, और उसके उत्सर्जन को कम करना था। और ये जो मॉन्सेटो है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये एक क्रिश बायोटेक कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कीटनाशकों के लिए जानी जाती है। ये कीटनाशक बनाती है, कीटनाशकों के लिए मतलब जानी जाती है, और ये कोई रिपोर्ट नहीं है। अगला प्रश्न, किसने कहा मेगा सिटीज जहां वे स्थित होती हैं
उन देशों के लिए चुंबक की तरह काम करती है। मेगा सिटीज एज ए मैग्नेट। तो ये जो प्रश्न है ये शहरी समाजशास्त्र और सूचना समाज के प्रमुख विचारक मैनुअल कास्टेल से संबंधित है। मैनुअल कास्टेल ने नेटवर्क सोसाइटी से संबंधित है और कास्टेल ने अपने ट्रिलोगी, एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है ट्रिलोगी इनका त्रयी, द इंफॉर्मेशन एज, ट्रिलोगी इनका कौन सी बुक मानी जाती है? द इंफॉर्मेशन एज। इस किताब में उन्होंने ये तर्क दिया कि हम एक नेटवर्क समाज में रह रहे हैं, नेटवर्क सोसाइटी में रह रहे हैं। यहाँ स्थान से ज्यादा प्रवाह महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब स्पेस ऑफ फ्लॉज महत्वपूर्ण है, स्पेस ऑफ प्लेसेस की जगह स्पेस ऑफ फ्लॉज, प्रवाह ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो मेगा, उन्होंने बताया कि ये जो मेगा सिटी है, बड़े शहर हैं, कास्टल कहते हैं कि मेगा सिटी केवल बड़े जनसंख्या वाले शहर ही नहीं है, बल्कि ये नोड्स हैं। क्या है? नोड्स हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, सूचना को और संस्कृति को जोड़ते हैं। ये चुंबक इसलिए हैं, ये जो मेगा सिटीज है ये चुंबक इसलिए हैं क्योंकि वे अपने देश के सभी संसाधनों, सभी प्रतिभाओं, जैसे निवेश है और शक्ति है, इन सब को अपनी ओर खींच लेते हैं। सारी शक्ति, सारा संसाधन, सारी प्रतिभा इन्हीं मेगा सिटीज में आ जाती है। ये शहर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो जुड़े होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये अक्सर अपने ही देश के ग्रामीण इलाकों से अलग हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। और ससकिया ससेन के बारे में थोड़ा जानते हैं। ससकिया ससेन ने ग्लोबल सिटी की अवधारणा दी थी। इनका ग्लोबल सिटी का कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल सिटी। उन्होंने ग्लोबल सिटी की अवधारणा दी जिसमें कुछ शहरों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, इन्होंने ग्लोबल सिटी कहा। और उन्होंने कहा कि ये विश्व अर्थव्यवस्था के कमांड सेंटर हैं। ये जो शहर हैं बड़े बड़े, ग्लोबल सिटी इसको बोला, उन्होंने कहा विश्व अर्थव्यवस्था के कमांड सेंटर हैं। और डेविड हार्वे ये पूंजी के संचय और शहरी स्थान के बीच संबंध को उन्होंने समझाया है। मार्क्सवादी है, मार्क्सवादी आधार पर इसका मार्क्सवादी भूगोलवेत्ता है ये। इसमें एक प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है, ट्रिलोगी, त्रयी बहुत आता है। तो एक मैनुअल कैस्टन ने जो इंफॉर्मेशन एज किताब लिखी थी, ये 3 पार्ट में है, 3 भागों में है, जिसमें पहला है 3 खंडों में प्रकाशित है। पहला है द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी। ये खंड जो है सूचना अर्थव्यवस्था और नेटवर्क के समाजशास्त्र पर केंद्रित है। इसमें कैस्टल ये तर्क देते हैं कि ये अब हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था में आ गए हैं जो इंफॉर्मेटिव है और ग्लोबल है, वैश्विक है। तो 2 बातें यहाँ करते हैं, जिसमें वो कहते हैं स्पेस ऑफ लॉस की बात जो हमने यहाँ पे और बताया है, ये पहला खंड में ये बात करते हैं। जो दूसरा खंड है, पहला खंड, दूसरा जो खंड है वो है द ऑफ आइडेंटिटी, ये दूसरा खंड है। ये खंड इस बात पर केंद्रित है कि वैश्वीकरण और नेटवर्क समाज के दौर में लोग अपनी पहचान कैसे बनाते हैं, कैसे बचाते हैं और कैसे निर्मित करते हैं। और जो तीसरा जो खंड है वो इन ऑफ मिलेनियम, सहस्त्राब्दी का अंत, ये तीसरा खंड है। ये जो है खंड जो नेटवर्क सोसाइटी जिसकी बात मैनुअल कैस्टल ने की थी, उस समाज के वैश्विक परिणामों और उसके अंधेरे पक्षों का विश्लेषण करता है। उसमें जो उसका ऐसे समाज का जो पतन है, संकट है, तो इसमें उन्होंने कहा था कि सोवियत संघ का पतन हो और वैश्विक आधार अपराध नेटवर्क जो ग्लोबल क्राइम है, और इन सब पे चर्चा की थी। और फिर अफ्रीका जैसे जो हाशिए पे रहने वाले क्षेत्र हैं उनके मार्जिनलाइजेशन का भी वर्णन इन्होंने इसमें किया है। उन्होंने चौथी दुनिया का भी वर्णन किया था, द फोर्थ वर्ल्ड, ये भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। द फोर्थ वर्ल्ड की बात करते हैं, द फोर्थ वर्ल्ड क्या है ये? उन्होंने उन क्षेत्रों के लिए, उन लोगों के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था जो तकनीकी नेटवर्क से पूरी तरह कट गए हैं और अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने द फोर्थ वर्ल्ड का प्रयोग किया था। इस ट्रायलॉगी पे चर्चा हम और बाद में भी करेंगे। तो इस आधार पर इसमें मेगा सिटी चुंबक की तरह कार्य करती है, ये मैनुअल कैस्टल ने कहा था। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 40, ये देखिए वही प्रश्न जिस पे ट्रिलॉगी पे मैंने चर्चा की है। कैस्टल से कई प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किसने 3 आंदोलनों के मामलों की जांच अपने कार्य द पावर ऑफ आइडेंटिटी, वही जो मैनुअल कैस्टल का द इन्फॉर्मेशन एज की जो ट्रिलॉगी है उसमें जो दूसरा खंड है वो है द पावर ऑफ आइडेंटिटी में की थी, जिसमें असमान मुद्दे एवं उद्देश्य थे। तो जाहिर सी बात है इसमें जो ऑप्शन सही होगा ये मैनुअल कैस्टल सही होगा। मैनुअल कैस्टल, तो मैनुअल कैस्टल ने तर्क दिया था कि जैसे जैसे इस किताब में द पावर ऑफ आइडेंटिटी में उन्होंने कहा था जैसे जैसे नेटवर्क समाज और वैश्वीकरण की ओर दुनिया बढ़ रही है तो लोग अपनी पहचान को लेकर के अधिक जो है सचेत हो गए हैं। द पावर ऑफ आइडेंटिटी, लोग अपनी पहचान को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत हो गए हैं। कारण क्या है कि जब वैश्विक ताकतें, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो एमएनसी या वैश्विक ताकतें जब स्थानीय संस्कृति को मिटाने का प्रयास करती हैं तो लोग अपनी पहचान के आधार पर संगठित हो जाते हैं, पहचान के आधार पर संगठित होते हैं। ऐसी स्थिति में मैनुअल कैस्टल कहते हैं, और पहचान के आधार पर जब संगठित होते हैं तो वे आंदोलन करते हैं। तो उसी 3 आंदोलनों के मामलों की जांच उन्होंने की थी और यही इसमें पूछा गया है। उन्होंने अपनी थियरी को सिद्ध करने के लिए 3 बिल्कुल अलग-अलग प्रकार के आंदोलनों का अध्ययन किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है असमान मुद्दे एवं उद्देश्य, जिसके उद्देश्य और मुद्दे अलग थे लेकिन वे सभी पहचान से ही जुड़े हुए थे। ठीक है? तो इसमें जो पहला आंदोलन था वो था जापान का ओम सिनरिको पहला आंदोलन का अध्ययन ये किया था। ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक आंदोलन था, ये रिलीजियस आंदोलन था और आध्यात्मिक आंदोलन था जो विनाशकारी अंत की ओर झुका हुआ था। अर्थात ये तकनीकी समाज के प्रति एक हिंसक प्रतिक्रिया थी। मतलब अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए तकनीकी समाज के प्रति ये हिंसक प्रतिक्रिया थी जो पहला आंदोलन उन्होंने अध्ययन किया था। तो जो दूसरा आंदोलन था वो मैक्सिको का था, मैक्सिको का जैपटिस्टा। अगली बार अगर प्रश्न रिपीट होगा तो इससे प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो मैक्सिको का जैपटिस्टा आंदोलन, ये एक स्थानीय जातीय आंदोलन था। ये जो श्रेणिको है ये धार्मिक आंदोलन था या आध्यात्मिक था, और ये जो है ये जातीय, एथनिक या स्थानीय आंदोलन था। इसमें क्या था कि वैश्वीकरण और आर्थिक शोषण के खिलाफ अपनी स्वदेशी पहचान बचाने के लिए आंदोलन था। इन्होंने इस आंदोलन ने जैपटिस्टा ने इंटरनेट का उपयोग दुनिया का ध्यान खींचने के लिए बहुत अच्छी तरह से किया था। मतलब अपनी पहचान बनाने के लिए उसी नेटवर्क सोसाइटी का ही इन्होंने प्रयोग किया था। और तीसरा जो उन्होंने अध्ययन किया था अमेरिकी मिलिशिया आंदोलन। ये एक ऐसा आंदोलन था जो राज्य की सत्ता के खिलाफ था। इसमें जो व्हाइट लोगों का जो वर्चस्व था, जो सफेद वर्चस्व और जो स्थानीय अमेरिकी स्वतंत्रता की पहचान पर आधारित था। तो इसमें प्रजातीय पुट भी शामिल था जो राज्य की सत्ता के खिलाफ था और सफेद वर्चस्व के खिलाफ था। तो ये 3 आंदोलन थे। उन्होंने कहा कि जो पहचान के 3 प्रकार भी उन्होंने बताए थे इस पुस्तक में, 3 प्रक्रियाओं का उन्होंने वर्णन किया था। उन्होंने कहा कि समाज में 3 प्रकार की पहचान होती है। जो आइडेंटिटी है वो समाज में 3 प्रकार की होती है, 3 प्रक्रियाएं उसकी होती हैं। पहला है एक जो सत्ता द्वारा दी गई होती है, सत्ता द्वारा एक पहचान दी गई होती है, वैध होती है, वैधकारी पहचान, लेजिटिमेसी आइडेंटिटी, लेजिटिमाइजिंग आइडेंटिटी। और दूसरा प्रतिरोध की पहचान होती है, प्रतिरोध की पहचान। और तीसरा ये प्रोजेक्ट पहचान होती है, परियोजना पहचान। समाज में 3 प्रकार की पहचान बनती है, प्रोजेक्ट आइडेंटिटी, रेजिस्टेंस आइडेंटिटी एंड लेजिटिमाइजिंग आइडेंटिटी। तो ये जो लेजिटिमाइजिंग आइडेंटिटी होती है ये समाज की मुख्य संस्थाएं जो होती हैं जैसे सरकार वगैरह है तो सरकार द्वारा जो थोपी गई पहचान होती है वो होती है। प्रतिरोध की पहचान ये उन लोगों के द्वारा बनाई जाती है जो समाज में दमित महसूस करते हैं। जैसे जब अपनी पहचान बनाने के लिए या अपने शोषण के खिलाफ जब खड़े होते हैं तो जैसे कि इसमें जो प्रतिरोध की पहचान है इसमें धार्मिक या जातीय आंदोलन आते हैं, धार्मिक या जातीय आंदोलन इससे होते हैं। और जो प्रोजेक्ट आइडेंटिटी है इसमें क्या होता है जब लोग नया सामाजिक ढांचा बनाने के लिए
अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को फिर से परिभाषित करते हैं। तो इस प्रकार के आंदोलन होते हैं परियोजना पहचान बनाने के लिए। उसमें जैसे क्या है, एक जैसे पर्यावरणवादी आंदोलन हो, पर्यावरणवादी आंदोलन, या जैसे आप नारीवादी आंदोलन को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, नारीवादी आंदोलन। ये एक प्रोजेक्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाई जाती है, एक नया सामाजिक ढांचा बनाने की बात इसमें की जाती है। तो ये 3 प्रकार की पहचान का वर्णन भी उन्होंने द पावर ऑफ आइडेंटिटी में किया था। तो इस प्रकार से इसमें 2 प्रश्न साथ ही साथ मैनुअल कैसल से आ गए हैं। अगला प्रश्न है, ये मिलान से संबंधित है। इसमें एक तरफ विद्वान है, एक तरफ उनके वर्क हैं, और मिलान भी मुझे लगता है सही है। डब्ल्यू रोस्टो द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें उन्होंने विकास के 5 चरण बताए थे। विकास के 5 चरण के आधार पर वर्णन विकास को समझाया था उन्होंने। उन्होंने कहा था एक ट्रेडिशनल पहले होता है, ट्रेडिशनल टाइप विकास का जो पारंपरिक पहचान होती है, फिर उसके बाद प्री टेक ऑफ होता है, फिर टेक ऑफ होता है, फिर मेच्योरिटी आती है, और उसके बाद फिर जन उपभोग की अर्थव्यवस्था बनती है, जो वहाँ पे उसका चरम बिंदु होता है। तो 5 चरण के आधार पर उन्होंने विकास का मॉडल बताया था। उन्होंने कहा था कि और ये जो रैखिक मॉडल था, इनका जो विकास का चरण था वो रैखिक मॉडल था। रैखिक मॉडल क्रम से ही होता है, जिसमें 5 चरणों का प्रयोग उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कोई भी समाज विकास के 5 चरणों से गुजरता है, पारंपरिक समाज से लेकर के अत्यधिक उपभोग के युग तक। और जिसमें उन्होंने ये महत्वपूर्ण है, जिस किताब में उन्होंने विकास के चरण बताए उसका नाम है द नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हम जानते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब किसकी है, कार्ल मार्क्स की है। इन्होंने लिखा द नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्योंकि ये मार्क्स के जो विकास मॉडल था, जो आर्थिकी पर आधारित था, आर्थिक विकास मॉडल था, उसका एक उदारवादी जवाब है। इसीलिए इसको उन्होंने किताब लिखा नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, की जो मार्क्स ने कहा था उस तरीके से नहीं, मैंने उदारवादी मॉडल के आधार पर मैंने इसे समझाया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। योगेंद्र सिंह की किताब है द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जिसमें उन्होंने कहा था कि परंपराएं और आधुनिकता, भारत की जो परंपराएं हैं और जो आधुनिकता है एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, बल्कि परंपराएं खुद ही आधुनिकता के अनुसार अपने को ढाल लेती हैं। उन्होंने इसे सांस्कृतिक संरचना में बदलाव के रूप में देखा था। और पेटर बर्जर, इनकी किताब है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, 1966 में इन्होंने इसको लिखी थी। देखिए अगली बार क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कोई किताब इसमें से दे दिया और इसमें सन दिया हुआ है, तो सन से दे देगा कि हाँ ये किताबें कब लिखी गई, ये भी ध्यान रखें। तो पीटर ब्रेजर ने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी लिखी, और ये ज्ञान के समाजशास्त्र का आधार है। वो कहते हैं कि समाज जो है कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह अपनी बातचीत और अंतःक्रिया के माध्यम से हम लोग इसे रोजाना बनाते हैं। जब भी हम अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, तो समाज का निर्माण उसी से होता है। तो ये कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं है, बल्कि सामाजिक वस्तु है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है। और उल्रिच बेक का रिस्क सोसाइटी है। उल्रिच बेक कहते हैं कि आधुनिक समाज अब केवल धन के वितरण का समाज नहीं रहा, बल्कि ये जोखिम के वितरण का भी समाज बन गया है। मतलब इसमें जोखिम का भी वितरण हो रहा है। जैसे परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा से जो उत्पन्न खतरे हैं, जलवायु परिवर्तन से जो उत्पन्न खतरे हैं, वैश्विक महामारियां हैं, ये सब जोखिम है जिन्हें सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। इन्होंने रिफ्लेक्सिव, इसको क्या कहा उन्होंने, रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन कहा। रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन, रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन उन्होंने इसको कहा। तो इसमें मिलान एकदम सही है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए सही है। और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाँ ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने द कमिंग ऑफ देवी, आदिवासी असर्शन इन वेस्टर्न इंडिया, ट्राइबल असर्शन इन वेस्टर्न इंडिया, ये बुक है इनकी, जिसमें द कमिंग ऑफ देवी का वर्णन किया गया है। आंदोलन है द कमिंग ऑफ देवी, एक आंदोलन है, और इसके लेखक हैं, विचारक डेविड हार्डीमैन। ये इतिहासकार हैं डेविड हार्डीमैन, और ये दलितवादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं। सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव है इनका, सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव है इनका।
उसके जो सबल्टन पर्सपेक्टिव से जो समूह है उसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। ये समूह उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है, उन लोगों के इतिहास पर ध्यान केंद्रित करता है जो समाज के सबसे निचले स्तर पर हैं, जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, आदिवासी हैं, उनका अध्ययन ये करता है। तो द कमिंग ऑफ देवी जो ट्राइबल असर्शन इन वेस्टर्न इंडिया में उन्होंने वर्णन किया है, वो दक्षिण गुजरात के आदिवासियों, विशेष रूप से कौन कौन से थे ये, इसमें भील और कोंकड़ा जनजाति थी। कोंकड़ा जनजाति के बीच मतलब जो दक्षिण गुजरात में आदिवासी रहते हैं उनके बीच हुए एक सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का विवरण देती है। ये किस प्रकार का आंदोलन था? सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था। आदिवासियों के बीच एक विश्वास फैल गया कि देवी माता आई हुई हैं। इसमें उन्होंने ये कहा कि इस आंदोलन में कहा गया कि आदिवासियों को शराब छोड़नी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, और ये देवी माता ने कहा है। और कारण क्या हुआ? इसने एक राजनीतिक मोड़ ले लिया। जो आंदोलन एक धार्मिक सुधार के रूप में शुरू हुआ था, वो जल्द ही साहूकारों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक राजनीतिक विद्रोह में बदल गया था। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, जिसका वर्णन डेविड हार्डिमैन ने किया है। कैथलीन गॉफ, इन्होंने तंजावुर का अध्ययन है इनका, यह मार्क्सवादी हैं, मार्क्सवादी आधार पर इन्होंने वर्णन मतलब अध्ययन किया है दक्षिण भारत में ग्रामीण समाज और किसान आंदोलनों का। तो इनका तंजावुर का अध्ययन है। और डेलियन जिगर्डा लर्नर, ये महत्वपूर्ण नहीं है, को इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। डेलियन लर्नर, ये इनकी किताब बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। इसमें इन्होंने आधुनिकीकरण और संचार के सिद्धांतों की चर्चा की है। अगला प्रश्न, इसमें ये प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन दिया गया है कि कार्ल मार्क्स के विचार इतिहास की भौतिकवादी धारणा में निहित थे। तो ये सत्य है। इतिहास की भौतिकवादी धारणा देते हैं। उन्होंने वर्ग संघर्ष के आधार पर समाज में परिवर्तन की बात की है, और द्वंद्ववादी अवधारणा पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा भी देते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर इतिहास का वर्णन करते हैं, तो भौतिकवादी धारणा पर निहित थे। और दूसरा है कारण है, स्टेटमेंट सेकंड है, कार्ल मार्क्स के अनुसार मनुष्य के विचार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत है। नहीं, विचार नहीं, क्योंकि आइडिया की बात हीगल करते हैं। हीगल के विचारों को पलट करके ही इन्होंने विचारों के अलावा इन्होंने भौतिकता की बात की थी, भौतिक तत्वों की बात की थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें ऑप्शन जो है 1 सही है, किंतु कथन सेकंड गलत है, ये सही होगा। इस पे और चर्चा न करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44, किसने तर्क दिया था कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्र राज्य सभी आधुनिक सभ्यता के उत्पाद हैं? ये किसके उत्पाद हैं? आधुनिक सभ्यता के उत्पाद हैं, जिसका उदय औद्योगिक क्रांति में निहित है। मतलब राष्ट्रवाद और कुछ नहीं, औद्योगिक क्रांति की उपज है। राष्ट्रवाद, राज्य, राष्ट्र या राष्ट्र राज्य, ये सब आधुनिक सभ्यता जिसमें औद्योगिक क्रांति महत्वपूर्ण, औद्योगिक क्रांति की ही उपज है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा गैलनर ने कहा है। इनकी किताब नेशंस एंड नेशनलिज्म है, नेशंस एंड नेशनलिज्म, जो 1983 में उन्होंने लिखी थी। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद कोई प्राचीन या प्राकृतिक भावना नहीं है, बल्कि ये औद्योगिक समाज की एक कार्यात्मक आवश्यकता है। उसको क्या माना था इन्होंने? ये कहा कि ये औद्योगिक समाज की कार्यात्मक आवश्यकता है। ये मतलब औद्योगिकीकरण को फायदा होता है इन सब अवधारणाओं के उत्पन्न होने से, इन सब विचारधारा के उत्पन्न होने से, राष्ट्रवाद से, राष्ट्र राज्य से। उन्होंने कहा कि जो कृषि समाज था वो बटा हुआ था, जैसे किसान में, जमींदार में, राजा में, और सबको एक जैसी भाषा या संस्कृति की जरूरत नहीं थी। औद्योगिक क्रांति के बाद कारखानों में, दफ्तरों में काम करने के लिए एक ऐसी आबादी की जरूरत थी जो एक ही भाषा बोल सके और लिख सके। ऐसी स्थिति में राज्य ने मतलब राज्य ने शिक्षा प्रणाली के माध्यम से एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा दिया ताकि आर्थिक प्रगति सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि जब राष्ट्रवाद की अवधारणा आ जाएगी तो सभी लोग एक ही भाषा, एक ही राष्ट्रीय संस्कृति
को अपनाएंगे और जिससे औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और इसी प्रक्रिया से राष्ट्र और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, ऐसा अर्नेस्ट गेलनर कहते हैं अपनी किताब नेशंस एंड नेशनलिज्म में। इसके बाद मार्टिन शाह ये सोशियोलॉजी ऑफ वार के लिए जाने जाते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ वार पर अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, वैश्विक समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं। और ये जो बी एंडरसन है, ये राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय मानते हैं, राष्ट्र को कल्पित समुदाय मानते हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में प्रिंट कैपिटलिज्म की बात करते हैं, प्रिंट कैपिटलिज्म जैसे छपाई की मशीन है और समाचार पत्र हैं, इन सब के कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं राष्ट्रवाद के उदय में। अगला प्रश्न, संघर्ष सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? सामाजिक स्थायित्व, वर्ग संघर्ष, प्रकारात्मक सामंजस्य, सामूहिक चेतना। तो इसमें जाहिर सी बात है वर्ग संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करता है। सामाजिक स्थायित्व ये प्रकारवाद की धारणा है, प्रकारात्मक सामंजस्य ये भी प्रकारवाद से संबंधित है, सामूहिक चेतना ये दुर्कीम की अवधारणा है जिसमें वो समाज में सामूहिक चेतना की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स, वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स से मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संघर्ष सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने लोक नगर सातत्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो ये अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। रेडफील्ड का मानना था कि गांव और शहर दो अलग अलग या विरोधी दुनिया नहीं है, बल्कि ये जो एक रेखा के ही दो छोर हैं, गांव और शहर, ये एक ही रेखा के दो छोर हैं, ये गांव हो गया और ये शहर हो गया, ऐसा वो मानते हैं। वो कहते हैं कि जो फोक है, फोक मीन्स वही गांव, एक छोटा पारंपरिक अनपढ़ और सजातीय गांव। नगर क्या है, वो बड़ा होता है आकार में, आधुनिक होता है, साक्षर होता है, उसमें विषमता होती है। तो उसमें गांव में सजातीय समाज है और नगर विषम समाज है, ऐसी बात वो करते हैं। जैसे जैसे हम गांव से शहर की ओर बढ़ते हैं, परंपराएं धीरे धीरे आधुनिकता में बढ़ती जाती हैं, इसके बीच में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं की जा सकती है। और ये जो रॉबर्ट रेडफील्ड का अध्ययन था वो मैक्सिको के युकाटन का था। मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप है, आप जब मैप देखेंगे भूगोल का तो उसमें युकाटन प्रायद्वीप है और उसी प्रायद्वीप में चार अलग अलग समुदायों का उन्होंने अध्ययन किया और उसमें जो चार अलग अलग समुदाय थे उसमें कौन कौन से थे? एक आदिवासी गांव था, आदिवासी गांव। दूसरा जो उन्होंने देखा वो कृषक गांव था, कृषक गांव। और तीसरा उन्होंने देखा वो कस्बा था, नगर था, कस्बा का अध्ययन किया। और चौथा जो उन्होंने किया था वो आधुनिक नगर का किया था। तो जो फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम की जो उन्होंने अवधारणा दी थी वो इन्हीं चार युकाटन प्रायद्वीप में इन्हीं चार अलग अलग समुदायों के अध्ययन पे आधारित थी। उन्होंने पाया कि जैसे जैसे संपर्क बढ़ता है तो लोक समाज में व्यक्तिकता, इंडिविजुअलिज्म और धर्मनिरपेक्षता बढ़ती जाती है। अन्य विकल्पों में देखें तो AR देसाई या मार्क्सवादी विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, विशेष करके राष्ट्रवाद और ग्रामीण समाज के बारे में। इंडियन नेशनलिज्म करके इनकी किताब है AR देसाई की, बैकग्राउंड इंडियन नेशनलिज्म करके इन्होंने मार्क्सवादी विश्लेषण के आधार पर भारतीय समाज का वर्णन किया है। SC दुबे, इन्होंने भी भारत के समीरपेट गांव का अध्ययन किया है और ग्रामीण संरचना पर इनका महत्वपूर्ण काम है। ये बार बार हम पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मत है कि आधुनिकता एक जोखिम संस्कृति है? तो ये एंथोनी गिडन्स ने अपनी किताब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी में तर्क दिया कि आधुनिक समाज अनिवार्य रूप से एक जोखिम संस्कृति है। वो कहते हैं कि आज हम जिन जोखिमों का सामना कर रहे हैं वे प्राकृतिक आपदाओं के कारण नहीं है, बल्कि मानवीय ज्ञान और तकनीक के कारण है। मानवीय ज्ञान और तकनीक, इसके कारण हम इस जोखिम संस्कृति में निवास कर रहे हैं। उन्होंने दो प्रकार के जोखिम बताए थे। एंथोनी गिडन्स ने दो प्रकार का जोखिम बताया है। पहला निर्मित जोखिम और दूसरा बाहरी जोखिम, मैन्युफैक्चर्ड रिस्क एंड एक्सटर्नल रिस्क। तो जो निर्मित जोखिम है यही जो है जोखिम संस्कृति का निर्माण कर रही है। ये निर्मित जोखिम
जो आधुनिक संस्थाओं, विज्ञान और तकनीक के हस्तक्षेप से पैदा होते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन है, परमाणु युद्ध का खतरा है या वैश्विक आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी है। तो मंदी के कारण बेरोजगारी भी आ सकती है। तो ये बातें उन्होंने की है। उन्होंने आधुनिकता को जगरनॉट भी कहा है। इसके बारे में हम पिछले पीआईक्यूज में चर्चा भी कर चुके हैं और इसमें एम कास्टल के बारे में भी हम चर्चा कर लिए हैं। नेटवर्क सोसाइटी और सूचना युग के विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं और इसमें जैक्स दरिदा विखंडनवाद की अवधारणा से रिलेटेड है और हैबरमास ये आधुनिकता को अधूरा प्रोजेक्ट मानते हैं, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट मानते हैं आधुनिकता को, अधूरा प्रोजेक्ट आधुनिकता, है ना। और कम्युनिकेटिव एक्शन के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीमेल से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति के मध्य निम्नलिखित में से किसने भेद किया है? तो सीमेल ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ मनी में संस्कृति के दो रूपों की चर्चा की है, एक व्यक्तिक संस्कृति और दूसरा वस्तुनिष्ठ संस्कृति। क्या है ये जो वस्तुनिष्ठ संस्कृति है, ये मनुष्यों द्वारा बनाई गई है, हम लोगों द्वारा बनाई गई है। अब ये बाहरी वस्तुओं के रूप में मौजूद है, जैसे इसमें कला है, विज्ञान है, तकनीक है, कानून है, भाषा है, ये सारी चीजें हैं। और आधुनिक समय में ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे अनगिनत ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, बहुत सारी किताबें आ गई हैं। तो वस्तुनिष्ठ संस्कृति बहुत तेजी से आधुनिक समाज में बढ़ रही है। और जो व्यक्तिक संस्कृति है, ये व्यक्ति की अपनी आंतरिक क्षमता है। जो आंतरिक क्षमता है वो व्यक्तिक संस्कृति है। आंतरिक क्षमता जो व्यक्ति की है उसे व्यक्तिक संस्कृति कहा है। ये व्यक्ति की वो संस्कृति है, मतलब ये व्यक्ति की वो शक्ति है जिसके माध्यम से वो बाहरी ज्ञान या जो वस्तुनिष्ठ संस्कृति है और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आत्मसात करता है। अर्थात जो आंतरिक क्षमता है वही वस्तुनिष्ठ संस्कृति को एब्जॉर्ब कर पाती है, उसको सीख पाती है, उसके बारे में जान पाती है। और इसी आधार पे उन्होंने ट्रेजेडी ऑफ कल्चर की बात की। ट्रेजेडी ऑफ कल्चर। सीमेल ने एक गहरी बात कही व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ संस्कृति के बारे में, जिसे उन्होंने संस्कृति की त्रासदी कहा। उनके अनुसार आधुनिक युग में वस्तुनिष्ठ संस्कृति इतनी विशाल हो गई, इतनी जटिल हो गई है कि व्यक्तिगत संस्कृति जो व्यक्तिक संस्कृति है उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। अर्थात इंसान को समझने और उन्हें अपनाने की जो क्षमता है उसकी प्रभावित हो रही है। अर्थात वस्तुनिष्ठ संस्कृति व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति पर प्रभावी होती जा रही है। और जब हम एलिनेशन की चर्चा करते हैं तो जॉर्ज सीमेल का यही एलिनेशन है कि जब वस्तुनिष्ठ संस्कृति व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति पर हावी हो जाती है तो एलिनेशन की स्थिति पैदा होती है। और परिणाम यह है कि हम चीजों के गुलाम बनते जा रहे हैं और हमारा व्यक्तित्व वस्तुओं के ढेर के नीचे दब रहा है। अर्थात वस्तुनिष्ठ संस्कृति आधुनिक समाज में पूरी तरह से प्रभावी हो गई है व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति पर। इसमें आगबर्न निमकाफ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी किताब लिखते हैं और कल्चरल आगबर्न जो है कल्चरल लय की अवधारणा देते हैं, जिसमें भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बीच में उन्होंने वर्णन किया। तो आगबर्न का क्या है, भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति है। लिंटन ने परिस्थिति और भूमिका के बारे में चर्चा किया है। और ये रूथ फुल्टन वेंटिक जो है ये कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल से रिलेटेड है। इन्होंने संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच संबंधों का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। किसने माना कि ऐसी स्थितियां जिन्हें वास्तविक रूप से परिभाषित किया गया है वे अपने परिणामों में भी वास्तविक हो जाती हैं, अपने परिणामों में भी वास्तविक हो जाती हैं। तो इसमें W.I. थॉमस एंड D. थॉमस जाएगा। स्थिति की परिभाषा थॉमस देते हैं, जिसे थॉमस थ्योरम कहा गया है, थॉमस प्रमेय कहा गया है। थॉमस प्रमेय क्या है? ये थॉमस आई थॉमस और डोरोथी थॉमस डी थॉमस इन्होंने एक किताब लिखी द चाइल्ड इन अमेरिका। इन्होंने किताब लिखी और ये विचार उन्होंने इसी किताब में दिया है, स्थिति की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि अगर लोग किसी स्थिति को सच मान लेते हैं, अगर लोग किसी स्थिति को सच मान लेते हैं तो उनका जो आने वाला व्यवहार है और उस स्थिति के परिणाम बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि वो सच हो। जैसे एक एग्जाम्पल लें हम, जैसे कि बैंक के बारे में झूठी अफवाह फैल जाए कि वो दिवालिया होने वाला है, तो भले ही बैंक आर्थिक रूप से मजबूत हो, लेकिन अगर लोग इस स्थिति को वास्तविक मान लेंगे तो अपना पैसा निकालने के लिए होड़ मच जाएगी और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि बैंक जो है सचमुच दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि लोग पैसा निकाल लेंगे और बैंक दिवालिया हो जाएगा।
तो यहाँ अफवाह झूठी थी, लेकिन लोगों की परिभाषा ने उस परिणाम को वास्तविक बना दिया। तो इसे समाजशास्त्र में स्थिति की परिभाषा भी कहा जाता है। इसको स्थिति की परिभाषा भी कहते हैं। स्थिति की परिभाषा थॉमस एंड थॉमस की है, इसको ध्यान रखें, बहुत बार पूछी गई है। और ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का आधार है। ये बताता है कि वस्तुनिष्ठ सत्य से ज्यादा ये महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति उस सत्य को कैसे देखता है और समझता है। अर्थात जो जैसा हम समझते हैं, जैसा देखते हैं, वस्तुनिष्ठ सच वैसा ही हो जाता है। और इसमें अन्य विकल्पों के बारे में देखें तो डेविस एवं मोर ये सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत के बारे में जाने जाते हैं। अस्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, जिसकी आलोचना मेल्विन एंड ट्यूमिन ने की है, उसकी आलोचना की है। मैकाइवर एवं पेज इनकी किताब सोसाइटी है, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र की बुनियादी समझ के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध किताब है, सोसाइटी किताब है इनकी। हर्टन एवं हंट, ये भी शेष नहीं, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। अगला प्रश्न, कू क्लक्स क्लान एक उदाहरण है। तो ये है रेजिस्टेंस मूवमेंट का, रेजिस्टेंस मूवमेंट का ये उदाहरण है। ये प्रसिद्ध रेजिस्टेंस मूवमेंट था। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए अब इसी पर इसको खत्म करते हैं और शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में विश्लेषित करेंगे। और इस तरह अगर हम प्रश्न को हल करते हैं तो मेरी समझ में बहुत फायदेमंद होता है। इस वीडियो को आप लोग लाइक भी करें और इसको अपने दोस्तों तक और ये अपने ग्रुप्स में, बहुत सारे ग्रुप्स में इसको विस्तारित करें, फैलाएं, जिससे और लोग भी लाभान्वित हों। और